हम आपके लिए लाते हैं बायोलॉजी लेक्चर्स विद एनिमेशन। सो सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट ऑल द लेक्चर्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Assalamu alaikum dear students, I am Bilal Saeed and today I am going to discuss another topic of FSC part 1 chapter 5. So today we will discuss about AIDS. आप जानते हैं कि एड्स एक डिज़ीज़ है। एड्स किसका मुखफ़्फ़ है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि सम टाइम आपको क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ कह सकते हैं कि जो है वो एड्स क्या है, तो पहले आपको बताना होगा कि एड्स का मतलब क्या है। सो एड्स इज़ द एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इसमें एक्वायर्ड का क्या मतलब है? एक्वायर्ड होता है हासिल कर लेना, गेन कर लेना। इम्यून यानी कि हमारा जो एक इम्यूनिटी है, एंड डेफिशिएंसी मीन उसका कम हो जाना, कमी हो जाना, जबकि सिंड्रोम हम ग्रुप ऑफ डिजीज़ कह सकते हैं कि हमारे पास कई डिजीज़ हैं, उनका मजमूआ या कोई डिजीज़ होना, उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो बेसिकली एड्स क्या है? यानी कि एड हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो इम्यून सिस्टम है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। यानी कि इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी होने की वजह से अगर कोई डिजीज़ हो रही है तो उसको हम एड्स का नाम देते हैं। सो दिस इज़ अ बेसिकली एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब अगर हम इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करें तो जो एड्स है, सबसे पहले जो है इसको 1980s का जो यानी कि अर्लियर टाइम था उसमें इसको डिस्कवर किया गया। तब ये आइडेंटिफाई की गई थी, और तब ये जो जिन लोगों में आइडेंटिफाई की गई थी उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कि होमोसेक्सुअल थे। अब होमोसेक्सुअल जो हैं उसका क्या मतलब है? यानी कि होमोसेक्सुअल को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पर्सन हैविंग सेक्सुअल अट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो कि अगर किसी पर्सन है उसमें क्या है, सेक्सुअल अट्रैक्शन है, और वो क्या है कि हैविंग सेम जेंडर, कि अगर उनका जो जेंडर है वो भी सेम हो। अगर सेम जेंडर वालों के साथ जो है वो सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो होती है तो उसको हम जो है होमोसेक्सुअल का नाम देते हैं। यानी कि मेल है उसके लिए, उसके पास मेल के लिए अट्रैक्शन है, और फीमेल है तो उसके पास फीमेल के लिए अट्रैक्शन है। तो ये जो भी पहले फिजिशियन ने जो लोगों को रिपोर्ट किया जिनमें उन्होंने एड्स को आइडेंटिफाई किया था, बेसिकली वो होमोसेक्सुअल थे। तो पहले ये कंसीडर किया जाता था कि ये जो एक डिजीज़ है, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों में होती है जो होमोसेक्सुअल जो है वो होते हैं। अब इसके बाद जो है उन्होंने ये भी देखा कि कुछ ऐसे पेशेंट भी आए जिनको ऐसा प्रॉब्लम था, जिनको यही सेम डिजीज़ थी, लेकिन वो होमोसेक्सुअल नहीं थे, बल्कि क्या था कि उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है वो ब्लड लिया था, या किसी को जो है वो ब्लड के कोई प्रोडक्ट जो है वो उन्होंने लिए थे। तो बेसिकली लेटर दिस वाज रिपोर्टेड इन नॉन होमोसेक्सुअल पर्सन, यानी कि ये नॉन होमोसेक्सुअल पर्सन जो है उनके अंदर भी इसको रिपोर्ट किया गया, लेकिन उनमें भी बिला वजह नहीं था। उनमें क्या था कि उनमें ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड हुई थी, कि उन्होंने किसी से ब्लड लिया था या ब्लड के कंपोनेंट्स यानी कि आरबीसीज या कोई भी दूसरा कंपोनेंट लिया था, जिसकी वजह से उनको डिजीज़ हो गई थी। तो बेसिकली इसके बाद ये कंसेप्ट तो ख़त्म हो गया कि ये होमोसेक्सुअल जो लोग हैं उनके अंदर होती है। तो उसके बाद एक नई इसके बारे में रिसर्च स्टार्ट होगी। अब इसके जो एजेंट है, यानी कि इसके बारे में जब रिसर्च कर रहे थे तो इसके जो एजेंट था, जो काजी का एजेंट है, ये सबसे पहली बार जो है वो 1984 के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। एंड दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ल्यूक मोंटेग्नियर था जिसने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था। लेकिन उस वक़्त में यानी कि उन्होंने ये तो पता चल गया कि कोई एक ऐसा एजेंट है जो कि ये डिज़ीज़ को काज कर रहा है, लेकिन उस वक़्त इसको नाम HIV नहीं दिया गया था। अब ये जो पर्सन था ये उस वक्त में काम कर रहा था इन पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। ये पेरिस के जो पास्चर इंस्टीट्यूट है उस में वर्क कर रहा था, और उसके बाद इन्हीं एजेंट को जो है वो एक और इंस्टीट्यूट जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA के नाम से जानते हैं उसमें भी आइडेंटिफाई किया गया। तो ये बेसिकली जब जो ल्यूक ने इसको किया था तो उस वक्त उसने इनको नाम LAV नाम दिया था, जिसका मतलब था लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। अब ये जो हमारे पास ये इस वक्त जो है उस वक्त तक इसको ये नाम दिया गया था। अब इसके बाद 1986 में इसको नाम दिया गया था HIV का। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। डिस्कवर इसको 1984 में किया गया, जबकि इसका जो HIV नेम है ये इसको 1986 में दिया गया था। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें कि हमारे पास कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एड्स है। अब क्या हुआ कि कुछ लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास गए, उनको क्या प्रॉब्लम था, यानी कि कुछ ऐसे थे जिनको सीवर नमूनिया की शिकायत थी। अब जो नमूनिया है ये बेसिकली लंग्स इन्फेक्शन को हम बोलते हैं। तो अब उनको ये प्रॉब्लम था, एक तो लंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन थी,
तो दूसरा साथ ये था कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बहुत ही लो हो गई थी। अब इम्यूनिटी का लेवल डिक्रीज था और साथ में सीवियर निमोनिया भी था। इसी तरह कुछ लोग ऐसे थे जिनमें सडन वेट लॉस हुआ। अब इस शिकायत के साथ जब लोग गए तो उनमें भी सेम प्रॉब्लम था कि उनकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत लो था। या कई लोग ऐसे थे जिनमें इम्यूनिटी लेवल ही बहुत लो हो जाने की वजह से हर छोटी डिजीज़ जो है वो उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो है वो बार बार हो रही थी। इसके साथ क्या था कि रेयर वेस्कुलर कैंसर, या रेयर वेस्कुलर कैंसर ये क्या होती है कि जो एक कैंसर जो कि ब्लड वेसल यानी कि जो वेसल्स के साथ जो है वो रिलेटेड होती है, उसको हम जो है वो रेयर वेस्कुलर कैंसर का नाम देते हैं। सो ये भी एक उसकी सिम्टम थी, लेकिन ये कम लोगों में थी। इसके अलावा स्वॉलन लिम्फ नोड्स, यानी कि हमारे पास एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, उसके जो नोड्स होते हैं जैसे कि हमारे नेक रीजन में होते हैं, जो बगलें होती हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं, तो वो जो लिम्फ नोड थे उनके अंदर भी स्वेलिंग हो गई थी। तो ये कुछ जनरल सिम्टम्स थी जो कि देखी गई थी उन तमाम पेशेंट में जिनको यानी कि हमने कहा कि जो एड्स का प्रॉब्लम था। अब अगर हम इसके एक्शन की बात करें कि जो हमारे पास HIV है ये किस तरह से एक्ट करता है, किस चीज़ पर एक्ट करता है जिसकी वजह से किसी भी पर्सन के अंदर ये डिजीज़ काज होती है, तो ये बेसिकली मेनली दिस HIV इन्फेक्ट द T लिम्फोसाइट्स। अब ये T लिम्फोसाइट को मेनली इन्फेक्ट करता है। ये T लिम्फोसाइट्स को या इनके जो हेल्पर सेल्स होते हैं उनको मेनली इन्फेक्ट करता है, जिससे हमारे अंदर इम्यूनिटी का लॉस आता है, क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें T लिम्फोसाइट मेन कंपोनेंट हैं जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो हमारे पास T लिम्फोसाइट्स हैं ये ही इम्यूनिटी बनाते हैं, तो जब इनको इन्फेक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास इम्यूनिटी का लॉस आएगा। अब इसमें बेसिकली ये हेल्पर सेल को कर रहे थे। अब क्वेश्चन ये है कि वो T लिम्फोसाइट्स पर ही ज़्यादा क्यों इन्फेक्ट करते हैं, या इन्हीं को ज़्यादा क्यों इन्फेक्शन जो है वो होती है, इसी को प्रॉब्लम क्यों होता है। अब ये क्या है कि बेसिकली इनके रिसेप्टर्स होते हैं, इनको हम CD4 रिसेप्टर का नाम देते हैं। दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द T लिम्फोसाइट्स। अब ये रिसेप्टर्स होने की वजह से ये रिसेप्टर जो हैं वो T लिम्फोसाइट्स के ऊपर हैं, जिनकी वजह से ये ज़्यादा T लिम्फोसाइट्स को ही इन्फेक्ट करते हैं। अब इनको इन्फेक्ट करने से T लिम्फोसाइट्स की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है उसकी वजह से जो है वो लॉस ऑफ इम्यूनिटी हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाता है, फिर वो बीमारियों से नहीं बचा पाता। तो इसको हम कहते हैं कि कोई भी जो एक पर्सन है जो एड्स जिसको होता है वो जो है वो ससेप्टिबल बन जाता है, यानी कि वो हसास बन जाता है। कोई भी बीमारी है वो उसको बहुत ही ज़्यादा और बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये बेसिकली दूसरी डिजीज़ के लिए ज़्यादा एहसास बन जाने हैं, बेसिकली एड्स होता है। अब अगर हम इसके एक्शन में बात करें तो इसके एक्शन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ अ होस्ट स्पेसिफिसिटी, कि बेसिकली हम कहते हैं कि ये होस्ट स्पेसिफिक है। जो HIV है होस्ट स्पेसिफिक का हमने क्या मतलब है कि कुछ खास होस्ट हैं जिनको इन्फेक्ट करता है, बाकी सबको ये इन्फेक्ट नहीं करता। जैसा कि आइडेंटिफाई किया गया कि जो मंकीज़ हैं, मंकी के अंदर भी HIV वायरस को उन्होंने आइडेंटिफाई किया साइंटिस्ट ने। अब उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि ये मंकीज़ के अंदर उनको इन्फेक्ट कर रहा है, उनको मल्टीप्लाई भी करता है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अपनी करता है और कॉपीज तैयार करता है। लेकिन क्या है कि वहाँ पे डिजीज़ काज नहीं कर रहा, इट डू नॉट काज डिजीज़ इन मंकी। अब ऐसा क्यों है, यानी कि मंकीज़ में है भी, उनमें अपनी मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा है, लेकिन HIV उनमें जो है वो डिजीज़ कोई काज नहीं कर रहा। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके पास उनके जो रिसेप्टर सेल्स हैं, ये रिसेप्टर हैं, ये नहीं होते। ये रिसेप्टर ह्यूमन के अंदर हैं, तो ह्यूमन उनका एक होस्ट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि HIV जो है ये होस्ट स्पेसिफिक है, ये अपने स्पेसिफिक होस्ट को सिर्फ जो है वो इन्फेक्ट करता है, बाकी को इन्फेक्ट नहीं करता। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन का मतलब है कि बीमारी जो है वो किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब ये वो है जो हम मैट्रिक्स है, या इससे पहले भी हम लोग कुछ कॉमनली सुनते आते हैं, या हमने पीछे जो है चैप्टर 1 के अंदर भी थोड़ी बहुत इनकी बात की हुई है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि ट्रांसमिशन जो है, एक तो सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है दैट इज द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, कि ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड के अंदर होता है। ये जब बॉडी फ्लूइड कहीं भी किसी भी सोर्स के ज़रिए ट्रांसफ़र होते हैं, चाहे वो सीमन की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्लड कंटेंट की फॉर्म में हो, या वो जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसकी फॉर्म में, हमारे पास कोई भी हमारा जो फ्लूइड है वो किसी दूसरे शख्स के अंदर जो है वो एंटर होता है, तो उसमें एड होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली क्या था कि एक तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से हुआ था, यानी कि जो फॉरेन जैसे कि
हमारे पास कंट्रीज़ हैं उनमें क्या है कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर किसी एक पर्सन जो है उनको एड्स होता है तो उससे कोई दूसरा पर्सन का सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तो दूसरे को भी एड्स हो जाएगा, चाहे वो मेल को है तो फीमेल को हो जाएगा, फीमेल को है तो उससे मेल को हो जाता है। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर कोई एक पर्सन है जिसको एड्स है तो उससे अगर ब्लड कोई लेगा तो उससे क्या हो जाएगा कि उसको भी एड्स हो जाएगा। तीसरा था कि ब्रेस्ट फीडिंग, अगर कोई एक ऐसी मदर है जिसको एड्स है, अगर वो किसी बच्चे को दूध पिलाती है तो उसकी वजह से भी उसको हो सकता है। ये वही बात है कि हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर है, और बॉडी फ्लूइड किसी फॉर्म में भी अगर किसी दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होगा तो उस सूरत में ये हो सकती है। इसके अलावा एक होता है मेन ये भी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं या नर्सेज वगैरह होती हैं जो भी प्रोफेशनली जो है वो मरीज़ों की देखभाल कर रही हैं, उनको भी ड्यूरिंग देयर प्रोफेशनल वर्क या प्रोफेशनल एक्टिविटी उनको भी इन्फेक्शन हो सकती है, किसी भी ज़रिए से कंटैक्ट अगर हो जाएगा तो वो भी इस इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, जैसे कि कई हमारे पास कंट्रीज़ हैं या कि हमारे मुल्क में भी अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो क्या होता था कि डॉक्टर एक ही सिरिंज जो है वो 10 मरीज़ों के लिए यूज़ करते या इससे ज़्यादा के लिए, सिर्फ उसको पानी से साफ़ किया और वही दोबारा यूज़ की। तो अगर एक सिरिंज किसी ऐसे पर्सन पे यूज़ होती है जिसको एड्स है तो बाद में किसी दूसरे को यूज़ होगी तो क्या होगा, दूसरा भी उसका इन्फेक्ट वो उसको भी एड हो जाएगा, तो इससे भी हो सकता है। या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि शेव करने के लिए ब्लेड वगैरह यूज़ की जाती हैं, तो जैसे कि ये हमारे पास जो है वो हमाम वगैरह होते हैं, जब हम वहाँ पे जाते हैं तो पहले ऐसा था कि एक ही ब्लेड बहुत दिनों तक लोग इस्तेमाल करते थे, या जो ट्रेडिशनल हमारे गांव के जो हजाम हैं उनके पास दूसरे वाला होता था जिनके ऊपर कोई ब्लेड नहीं होता। तो वो बेसिकली क्या होता है कि अगर वो किसी को कट लगता है तो कट लगने से क्या है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन्फेक्ट हो सकता है, तो वो कंटेमिनेट हो सकता है। कंटेमिनेट होने से जब किसी दूसरे पर्सन पे यूज़ करेंगे तो उसकी बॉडी के अंदर वो भी कट लगने से हो सकता है कि उसको वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस तरह से भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इससे प्रिवेंशन मेजर्स क्या है, किस तरह से बचाया जा सकता है, सबसे जो मेन जो इसकी चीज़ है दैट वन इज़ अवॉइड डायरेक्ट कंटैक्ट विद HIV, यानी कि HIV से डायरेक्ट कंटैक्ट से अवॉइड करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। अगर डायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होगा तो कम से कम चांस होगा। अब इसके लिए क्या है कि अगर जैसे कि ये सिरिंजेस यूज़ कर रहे हैं तो जो कंटेमिनेटेड सिरिंजेस हैं उनको ना यूज़ करना, हमेशा स्टीराइल या कि न्यू सिरिंजेस का इस्तेमाल करना। जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ये देखें कि वो न्यू सिरिंज इस्तेमाल कर रहे हैं या पुराने वाली। इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं या जो शेव वगैरह करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, कोई भी हमारे पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं तो ये बेसिकली जो उनको अगर तो देखें कि जैसे कि हमारे पास कुछ ऑपरेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अब वो हर दफ़ा नए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो उनमें क्या है कि उनको स्टीरॉयल करना चाहिए। स्टीरॉयल करने के बाद क्या होगा कि वो वायरस से उसको पाक हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, उससे इन्फेक्शन नहीं होगी। तो ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो हैं वो कंटेमिनेटेड फॉर्म में यूज़ नहीं होने चाहिए, इससे जो है वो बचा जा सकता है। अब अगर हम इसकी बात करें वैक्सीनेशन की, तो इसकी वैक्सीन जो है वो 2001 में वैक्सीन बनाई गई थी, जिसको फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया, लेकिन वो अभी तक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में ही है, अभी तक जो है कोई वैक्सीन नहीं बनाई जा सकी। अब ऐसा क्यों है, इतनी देर तक वैक्सीन ना बनने की वजह क्या है? अब बेसिकली जो HIV वायरस है ये म्यूटेबल है। अब ये क्या है कि ये अपने जीनोम यानी कि जो RNA है उसमें चेंजिंग करता रहता है। जब ये चेंज हो जाता है तो उसकी फॉर्म जब चेंज हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि हमारी बॉडी में पाए जाने वाली जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। वैक्सीन कैसे काम करती है कि जैसे हम कोई भी वायरस जो है बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी। अब वो एंटीबॉडीज़ क्या, जब वो दोबारा पार्टिकल एंटर होगा तो उसको उसके खिलाफ एक्शन करेंगी और उसको तोड़ फोड़ कर देंगी। अब अगर एक के लिए हमने एंटीबॉडी बना दी है लेकिन वो अपनी फॉर्म में चेंज करके आ जाता है, अपनी शक्ल सूरत थोड़ी सी तब्दील कर लेगा, तो एंटीबॉडीज़ उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी, तो उसके खिलाफ एक्शन शो नहीं करेंगी। इसलिए अभी तक कोई ख़ास इसकी जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हो सकी और ना ही वैक्सीन अभी तक बन सकी है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट एड्स। अब इसका जो साइकिल है उसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है HIV वायरस है अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करता है, किस तरह अपनी कॉपीज़ जो है वो तैयार करता है। So thank you so much for today. If you have any question you can ask me in comment section. Thank you. Allah Hafiz.